नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ सच टीवी। मैं हूं आपके साथ पायल सोनी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में करीब 7 बार ऐसा हुआ है जब राहुल गांधी हैड टू अपोलोजाइज अपने किसी रिमार्क पे या किसी बात पे। एक तो है लीगल बैटल जो अभिषेक मनु सिंह भी लड़ेंगे, दूसरी बैटल जो है वो पॉलिटिकल बैटल है और असली बैटल वही है। राहुल गांधी के साथ ये हो रहा है कि कहीं या तो वो खुद लिख रहे हैं या उनका जो स्मार्ट लाइन राइटर है ना, उसको उनको बदल देना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने कुछ करीबियों को कहा कि जाने दीजिए, मैं बिल्कुल तय हूं, अगर उनको मुझे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने दीजिए, मुझे नहीं रहना है सांसद। अगर ये मामला नहीं सुलट पाता है, राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड रहते हैं और उसके बाद 6 साल की एक मियाद और आती है आगे जिसमें वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो टेक्निकली राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की रेस से या प्रधानमंत्री फेस होने के विपक्ष के या कांग्रेस उससे बाहर हो जाते हैं। तो साहब एक याद रखिएगा कि इस विपक्ष के पूरे खेमे में तमाम लोग शेरवानी बनवाने चले। 2 साल तक क्रिमिनल केस में कन्विक्ट किया जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन तो होना ही है। उसके बाद आप अपील तो कर सकते हैं और उन्होंने कहा हम अपील के लिए तैयार हो रहे हैं, सेशंस कोर्ट में जाएंगे। हालांकि एक व्यू, एक राय ये भी है कि सेशंस कोर्ट छोड़िए, गुजरात के कोर्ट पर भरोसा मत करिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो लेकिन जो अभिषेक मनु सिंघवी ने मुझे कहा कि हम सेशंस कोर्ट जाएंगे और वहां हम इस कन्विक्शन और सेंटेंसिंग पर स्टे करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक दोनों पे आपको एक तरह से स्टे नहीं मिले, सस्पेंड, आपकी सेंटेंस भी सस्पेंड ना हो, तब तक आप डिस्क्वालिफिकेशन से हट नहीं सकते। तो लगभग कांग्रेस को कल शाम ही भनक हो गई थी कि राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन होनी लगभग तय है। तो एक तो है लीगल बैटल जो अभिषेक मनु सिंह भी लड़ेंगे, दूसरी बैटल जो है वो पॉलिटिकल बैटल है और असली बैटल वही है, क्योंकि उस पर कोई अभी तक ठोस स्ट्रैटेजी कांग्रेस नहीं बना पाया है। आज जब मैंने वरिष्ठ कांग्रेसी से बात की तो उन्होंने तीन स्ट्रैटेजी बताए। एक ये था कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, कि कांग्रेसी जितने भी है देश भर में वो जेल भरो आंदोलन शुरुआत करेंगे, एक ये था। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं वो सब इस्तीफा दे दे। ये पहली हुआ था मुझे लगता है 80 की दशक में बोफोर्स के टाइम पे। उसी तरह से कि कांग्रेस की सब जितने भी सांसद हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में आके अपना इस्तीफा दे। लेकिन कई नेताओं का कहना है कि ये बड़ा डिफीटिस्ट होगा, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम सभी के सभी पार्लियामेंट छोड़ दिए तो उसका फायदा हमें कैसे होता है, राजनीतिक फायदा नहीं होगा। और तीसरा ये था कि राहुल गांधी खुद कह रहे थे, देखिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई अपील भी नहीं करनी है, मुझे संसद रहना है, अगर इनको मुझे जेल में डालना है डाल दे, और मैं तैयार हूं पूर्व से पश्चिम यात्रा करने के लिए। जो उन्होंने कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर की थी, अब हम एक यात्रा करेंगे पूर्व से पश्चिम। तो कांग्रेस में कोई ठोस स्ट्रैटेजी नहीं बन पाई है। कुछ ही घंटे हुए हैं ये जब निर्णय आया है और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन दो तरफ से बातें हो रही है, एक लीगल बात हो रही है और एक पॉलिटिकल बात हो रही है। और कांग्रेस में एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि राहुल गांधी के बहुत सलाहकार है और हर सलाहकार उनको कोई नई आइडिया देता है। तो किस दिशा में राहुल गांधी जाएंगे ये राहुल गांधी ही खुद जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि पार्टी ने अभी तक कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, और यही कांग्रेस की इस समय कमजोरी है कि कोई ऐसे ठोस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी में नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सौरभ, मैंने कुछ देर पहले इस प्रोग्राम पे आने के पहले एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता से कहा कि क्या आप आकर राहुल गांधी का बचाव करेंगे, अगर मैं आपको बुलाऊं आप मेरे प्रोग्राम पे, क्या आप कांग्रेस की बात रखेंगे? उन्होंने कहा आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक, मुझे पार्टी ने इजाजत नहीं दी है बोलने के लिए। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति आ गई है जहां विपक्षी दल राहुल गांधी के समर्थन में आ रहे हैं और कांग्रेसी खुद नहीं जानती कि कौन जाएगा, किस तरह से बचाव करेगा, क्या कहेगा। तो ये एक कांग्रेस की दुविधा है और ये एक मौका है। एक बड़े कांग्रेस के नेता ने कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हम
कम से कम आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो लंदन में कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, वो वाकई खतरे में है। और हम ये बात जनता के सामने अगर अच्छी तरह से ले जाए तो जरूर हम इसका राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मुझे लगता है, एक कांग्रेस में एक बहुत अनसर्टेनिटी लगती है कि किस दिशा में पार्टी को जाना। लीगल सेल भी कांग्रेस का जो है उसमें पार्ट टाइमर्स बहुत है, उसमें कोई फुल टाइमर्स ऐसे नहीं है उनके कानूनी सेल में जो वाकई हर ये जो कोर्ट का जो निर्णय। राहुल गांधी को बहुत डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, लेकिन ये बात मैं कहूंगा कि चाहे आप अच्छा लगे बुरा लगे, राहुल गांधी इज पार्ट ऑफ द मेन नैरेटिव। आज के पॉलिटिकल नैरेटिव का एक हिस्सा राहुल गांधी अहम बन गए हैं और वो लंदन में अपनी यात्रा करते हैं, देश भर की लंबी, दक्षिण से उत्तर तक। उसके बाद वो लंदन में जाके जो भी उनके बयान रहते हैं वो ऐसे बयान देते हैं कि जिसके कारण सरकार विपक्ष की तरह बिहेव करते हुए, उनसे माफी मांगते हुए सदन में काम नहीं करने देती। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा साफ है कि बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि जो उसकी पॉलिटिकल एनर्जीज हैं उसका एक नेशनल लेवल पे जो है उसका केंद्र जो होंगे वो राहुल गांधी होंगे ना। ऐसे में जब राहुल गांधी पॉलिटिकल नैरेटिव, और ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये हो रहा है 2014 से, यूपी के 2017 में हुआ, मैंने 19 में देखा हमने कि लगातार तमाम तरीकों से राहुल गांधी को बीजेपी और कांग्रेस को नैरेटिव का हिस्सा रखती है, क्योंकि उसके लिए कंपेयर टू रीजनल प्लेयर्स ये बात हम काफी करते हैं। लेकिन हमको इस समय पे जो है ना वो थोड़ा इशू राहुल गांधी है। और उसमें सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि दुष्यंत कुमार साहब ने कहा है कि लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यार। अब राहुल गांधी जी के लिए सिर्फ इस बार में बस सजा की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में करीब 7 बार ऐसा हुआ है जब राहुल गांधी हैड टू अपोलोजाइज अपने किसी रिमार्क पे या किसी बात पे। आपको याद होगा कि रफाल मामले में कोर्ट में जो कहा गया था उसके पे माफी मांगनी पड़ी, आरएसएस का मामला आया। अब परेशानी ये है कि आप कह रहे थे कि लोक लुभावन बात नैरेटिव में आनी चाहिए, तो क्या है कि चौकीदार चोर है, ये भी एक स्मार्ट लाइन थी। मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स में स्मार्ट लाइन हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है। चौकीदार चोर है, मैं सेवक हूं, ये हूं करके लोग चाय वाला पे हुआ तो चाय वाले को पलट दिया गया। तो क्या है ये जो स्लोगन और टेम्पलेट्स है ना स्मार्ट लाइन्स के, ये बड़े बड़े दुधारू तलवार होते हैं। क्या होता है कि अगर एक गलत हो गया ना साहब तो ये छुरा बन के आपको गड़ जाते हैं। और राहुल गांधी के साथ ये हो रहा है कि कहीं या तो वो खुद लिख रहे हैं या उनका जो स्मार्ट लाइन राइटर है ना उसको उनको बदल देना चाहिए, पहला काम, क्योंकि वो नहीं अचीव कर पा रहा जो उनको कर लेना चाहिए। एक दूसरा जो है ये इस इशू से जो उत्पन्न हुआ है इसमें उनके बोलने का देखिए क्या है कि जो एक पॉलिटिकल रेकलेसनेस जिसे कहेंगे, लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी, और पार्टी के अंदर एक्सपीरियंस लोगों की प्रेजेंस, और तीसरा एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनकी सलाह ना मानने का कुछ ना कुछ नुकसान और खामियाजा हमेशा हुआ करता है। अगर आप 2006 में जाएं तो सोनिया गांधी जी के ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया। इंडिया टुडे का मुझे कवर याद है कि 2006 में था मार्टर स्ट्रोक। सोनिया गांधी जी ने, हमको फोन आता है अहमद पटेल साहब का मुझे, और मैं दूसरी चैनल में काम करता था कि आप जरा 10 जनपद आइए। हम और हमारे एक सहयोगी जो हिंदी में कांग्रेस करते थे, हम लोग सोनिया गांधी जी के घर पहुंचे तो अहमद भाई ने हमको टिप ऑफ कर दिया कि सोनिया जी जो है वो रिजाइन करने वाली हैं। और उसके बाद मैंने पूछा कि वो क्या करेंगी, कहें ये सवाल जरूर पूछ लेना। तो जब सोनिया जी बाहर आई तो हम पहले ही चला चुके कि सोनिया जी रिजाइन करने वाली है। तो सोनिया जी से सवाल जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आई विल रिकंटेस्ट। तो उन्होंने कहा मैं रिकंटेस्ट करूंगी। और बाहर जो माहौल था उस समय, सौरभ, बदल गया है। 2006 से कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फर्क है, लेकिन वो स्पंक था उसके अंदर। अहमद पटेल जैसा एडवाइजर था उस समय पे, और अहमद पटेल जैसे एडवाइजर की सोनिया गांधी सुनती थी। ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। और बाहर गंगाचरण राजपूत बस के ऊपर खड़े हो गए बंदूक लेकर के, और लोगों के बाइक छिल गए, तमाम चीजें वहां उसको हटा रहे हैं। यानी किसी नेता को वो 3 महीने की मियाद नहीं मिलेगी, अगर वो कन्विक्ट होता है तो वो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि उस समय पे लालू प्रसाद यादव जी का जो 37 करोड़ का चाईबासा ट्रेजरी का केस था वो वहां पे गले पे तलवार की तरह लटका हुआ था।
तो अपने अलायंस पार्टनर को बचाने के लिए सरकार एक ऑर्डिनेंस लाती है। तो आपको याद होगा कि सितंबर 2013 के महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑर्डिनेंस को डिफेंड करने के लिए। उसमें राहुल गांधी जी आते हैं और वो बोलते हैं कांग्रेस करती है, जनता दल ऐसे करता है, समाजवादी पार्टी ऐसा करती है, हमको ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं। उसके बाद उनकी लाइन थी, देयर इज अ टाइम टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। उस समय पे राहुल गांधी तमाम जो आक्षेप आ रहे थे करप्शन के, उनसे अपने आप को अलग करना चाह रहे थे। तो उस समय पे उन्होंने कहा कि इसको ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया जाना चाहिए। अब अगर वो ऑर्डिनेंस आज अगर होता तो ये मुश्किल नहीं आती। उसके बाद देखिए क्या हुआ। मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका के विजिट पे थे। मनमोहन सिंह की 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ओबामा साहब से, जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनसे मुलाकात होने वाली थी। और वहां से मनमोहन सिंह जो है वो एक स्टेटमेंट इशू करते हैं कि ये कैबिनेट का फैसला था, मैं वापस आऊंगा और उसके बाद आकर के कैबिनेट में बात होगी। आडवाणी जी, जेटली जी, सुषमा जी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि साहब इस ऑर्डिनेंस को रोका जाए। उसके बाद क्या होता है कि प्रणब मुखर्जी बुलाते हैं लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है तो ये किस तरह से इसको ऑर्डिनेंस को किस तरह संभाला जाएगा। मनमोहन सिंह लौट के आते हैं साहब। उसके बाद एक कोर ग्रुप की मीटिंग होती है। कोर ग्रुप में आपको पता है अहमद पटेल वगैरह सब थे। और ये अक्टूबर 3, 2013 को ये ऑर्डिनेंस विड्रॉ हो जाता है। अब बताइए कि उस ऑर्डिनेंस का ना तो उस सरकार को फायदा हुआ, लालू साहब जेल चले गए, मनमोहन सिंह की इज्जत खराब हुई, किरकिरी हुई, और वो इमेज जो थी ना, द प्राइम मिनिस्टर हु हैज नो अथॉरिटी, वो उस सरकार को उस समय पे बन गई। राहुल गांधी को भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि करप्शन एंगल के खिलाफ लड़ाई का उनका कोई ऐसा पुख्ता सबूत इससे नहीं आ पाया। लेकिन ये बात हो गई कि साहब ही डज नॉट रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट एंड द पार्टी। अब उसको लेकर के आज की स्थिति में अगर आइए तो वो ही एक स्थिति है कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ रैशनेस है जिसको शायद नुआंस करना पड़ेगा राहुल गांधी को अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। दूसरा, जब ये खबर कल आई तो ये फैसला, ये तो खैर राहुल गांधी को तय करना था। ये फैसला देखिए कोर्ट ने दिया है, चाहे जितनी मोटिवेटेड हम कह लें कोर्ट को, लेकिन मैं अपनी जुबान से नहीं कहूंगा क्योंकि जुडिशरी का माइंड को प्रीजज करना या उनकी विजडम को चैलेंज करना मेरा काम नहीं। लेकिन वो कोर्ट ने फैसला लिया। इधर डिस्क्वालिफिकेशन का कानून जो है, लॉ ऑफ द लैंड है। क्या एक मौका नहीं था राहुल गांधी के लिए, या कांग्रेस पार्टी के जो राजनीति कह रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं दिख रही है? मैं अगर एक अमूमन बात कहता हूं कि खतरा क्या था, अगर राहुल गांधी रिजाइन कर देते और उस समय बाहर आकर के क्या क्या मुद्दे थे कि ये केस मोटिवेटेड था, कर्नाटक में बोला, गुजरात में केस दर्ज हो रहा है, मोदी नाम की कोई एक कम्युनिटी नहीं जिसकी मानहानि की बात की जा रही है, ये सब जवाब दलील जो दी वो दी जा सकती थी। उसके बाद क्या था कि ऑर्डर जो है वो वर्थ स्क्रूटनी है, यानी उसको चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद बीजेपी जो है वो कैलिब्रेट कर रही है एक ऐसा एफर्ट कि राहुल गांधी को घेरा जा सके। उसके बाद ये भी कह सकते थे कि राहुल गांधी जो है वो सिंगुलर परस्यूट उनकी है कि लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करें और उसको बचा के रखा जाए, और इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। तो उस समय पर वो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेते। आज क्या हो रहा है कि आज वो सिंपैथी बटोरेंगे, एक मार्टियर बनेंगे। मॉरल हाई ग्राउंड नहीं हो पाएगा इसमें। मॉरल हाई ग्राउंड अगर कोर्ट में रोज जाएंगे तो रोज कोर्ट में जब अभिषेक मनु सिंह भी बयान देंगे तो बीजेपी के 10 मिनिस्टर खड़े होकर कहेंगे कि देखिए ये पिछड़ों को के बारे में बयान देते हैं। आज अखिलेश यादव जब बयान दे रहे हैं कि साथ हैं, देखिए साहब बहुत सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस सरकार के टाइम में बहुत सारे केसेस लग गए हैं। तो हर एक के दिल में, अपने दिल में एक सुगबुगाहट है कि साहब कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो यहां खड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी के कैंपेन चलाती है कि ये पिछड़ों के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था, तो अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगी थोड़ी सी, क्योंकि वो तो पिछड़े के वोट बैंक के क्लेमेंट है। तो अगर राहुल गांधी वहां पे उछाल मार रहे हैं तो क्या अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी को ये कबूल होगा? नहीं कबूल होगा। तो ये पिटफॉल है। तो क्या राहुल गांधी इस समय पे एक फलक्रम बन सकते हैं? ये मैं डेफिनेटली कहूंगा कि एक मौका है, लेकिन उस मौके को कैपिटलाइज करने के लिए साहब क्या है कि वो बच्चन साहब ने बड़ा सुंदर कहा है कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, और उसके बाद कहते हैं कि पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला।
तो राहुल गांधी को एक नया अवतार बनना पड़ेगा, घर में सोनिया गांधी का एग्जाम्पल लेना होगा और एक नई मेहनत शुरू करनी होगी वोट को जोड़ने की, विपक्ष को जोड़ने की। कई विपक्षी दल समझते हैं कि हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में काम नहीं करना। विशेषकर मैं ममता बनर्जी का उदाहरण देता हूं। ममता बनर्जी के मन में यह बात बैठ गई है कि राहुल गांधी जो है वो एक तरह से सीताराम येचुरी की ज्यादा सुनते हैं, बाकियों की कम। राहुल गांधी जो है वो वही व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार 2016 और 2021 में वामपंथियों से बंगाल में समझौता करके मुझे हराने की कोशिश की। राहुल गांधी वही व्यक्ति है जिन्होंने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा का नेता बनाया कांग्रेस का, जो हमारा कट्टर विरोधी बंगाल में है। तो एक अविश्वास है, और ममता जैसे नेता जो है वो विश्वास पर चलते हैं। उनको लगता है मैं राहुल गांधी के साथ नहीं काम कर सकती, इस व्यक्ति पर मुझे भरोसा नहीं है। ये रही कुछ ऐसे दलों की जो कांग्रेस के बाहर है। कांग्रेस के अंदर भीतर भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनको लगता है देखिए राहुल गांधी जो है वो हमें नहीं बताते कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, वो हमसे उस तरह से बात नहीं करते और कंसेंसस बनाने की कोशिश नहीं करते। आज जब राहुल श्रीवास्तव ने सोनिया गांधी का उदाहरण दिया, यही फर्क था। सोनिया गांधी अपनी लिमिटेशन जानती थी और उन्होंने अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, इन जैसे अनुभवी नेताओं को साथ रख के उनकी सलाह लेकर वो आगे गए। आज राहुल गांधी के पास उस तरह के अनुभवी नेताओं का अभाव कांग्रेस पार्टी में है। आपने पूछा कौन जाएगा और बात करेगा इन नेताओं से? क्या जयराम रमेश जा पाएंगे ममता बनर्जी के पास या केसीआर के पास? नहीं जा पाएंगे, उनमें वो राजनीतिक कद नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कर्नाटक में मुझे चुनाव जीतना है। उनका ध्यान ज्यादातर कर्नाटका पर है कि मुझे किसी भी हालत में कर्नाटका जो मेरा राज्य है वो जीतना है। तो राहुल गांधी के पास उस तरह के लोग नहीं है, ना ही राहुल गांधी की उस तरह से पर्सनालिटी है कि वो कंसेंसस बना पाए। और अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, उसके पहले भी मैं आपको बात बताऊं, राहुल गांधी ने अपने कुछ करीबियों को कहा कि जाने दीजिए, मैं बिल्कुल तय हूं, अगर उनको मुझे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने दीजिए, मुझे नहीं रहना है सांसद, जो भी हो मैं तैयार हूं। अब फिर उनके कुछ वकीलों ने कहा राहुल गांधी जी क्या आप अपॉलॉजी करेंगे, क्योंकि अगर आप माफी मांगते हैं तो शायद जो कोर्ट जो 2 साल की सजा दे रही है उससे कम करती। नहीं, आई विल नॉट अपोलोजाइज, किसी भी हालत में मैं माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं। तो जब आपने एक तरह से अपना मन बना लिया है और बाकियों से सलाह नहीं की है, तो फिर वो गठबंधन बनाना मुश्किल होता है। आपने केजरीवाल जी की बात की, इंटरेस्टिंग है कि आज अरविंद केजरीवाल एक तरह से राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानिए वही अरविंद केजरीवाल कल तक एक G8 की बात कर रहे थे कि वो 8 गैर कांग्रेस गैर बीजेपी मुख्यमंत्री को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की उन्होंने डिनर का एक न्योता दिया था 19 तारीख को। वो हो नहीं पाया, वो बात अलग है, लेकिन उनका भी एक मन है कि कहीं ना कहीं हम एक नया समीकरण भी बनाए। ममता बनर्जी कल नवीन पटनायक को मिलने गई थी, अब वो HD कुमारस्वामी को भी मिलना चाहती है। वो भी अपना एक तरह से एक नया उन्होंने अखिलेश यादव से बात की है। तो वो जो पहले की स्थिति हुआ करती थी जब सोनिया गांधी थी, आप देखेंगे सोनिया गांधी बाकियों के घर भी जाने के लिए तैयार थी। जब उन्हें मायावती से बात करनी थी, वो मायावती के साथ फोन पे या उनके घर जाने के लिए तैयार थी। आज राहुल गांधी ने ना अखिलेश यादव से फोन पे कभी बात की है पिछले सालों से, ना ही उन्होंने कभी फोन उठाकर ममता बनर्जी से बात की है, ना ही उन्होंने कुछ अन्य नेता जो हैं केसीआर हो जिनके खिलाफ कांग्रेस तेलंगाना में लड़ती है। लेकिन राहुल गांधी की जो मन में बात है वो कांग्रेस को एकला चालो रे, हमें अपने आप को मजबूत करना है। आज आपको दूसरे दलों की शायद जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप चाहते हैं कि वो सब समर्थन करे आपका, लेकिन ये हर दल जो है वो अपनी देख रहा है इस समय। जावेद जी कह रहे हैं कि परिस्थिति बदल सकती है और बदलती परिस्थिति लोगों को साथ ला सकती है, ये हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक सौरभ कोई ऐसी ठोस पहल नहीं की है सभी पार्टियों को एक तरह से मनाने की। कल शरद पवार ने एक कोशिश शुरू की है, उन्होंने ईवीएम का मामला उठा के बस सभी विपक्षी दलों को एक साथ
लाने की कोशिश की है। टीएमसी उसमें नहीं शामिल थी, लेकिन शरद पवार उस तरह के व्यक्ति है और शरद पवार से बात करते ये लगता है कि शरद पवार को लगता है कि हाँ, किसी न किसी व्यक्ति को नेतृत्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो विपक्ष है इस समय वो दिशाहीन है और नेतृत्वहीन है। एक तरह मूवमेंट बनाए, लेकिन क्या वाकई कोई ऐसा नेता है जो इस मामले को आगे ले जा सकता है? ये बीजेपी जान गई है सौरभ, और बीजेपी इसी वजह से ये मौका ढूंढ रही है कि ऐसे समय जब विपक्ष अभी भी बिखरी हुई है, कोई नेता नहीं है, कोई दिशा नहीं है, एक डीमोटिवेशन है, जितने भी नेता हैं उन पर केसेस हैं, ऐसे मौके का फायदा उठाए। और एक आखिरी इंटरेस्टिंग बात, आज 14 दलों ने मिलकर, कांग्रेस भी उसमें शामिल, आप भी, टीएमसी कहां गए हैं? सुप्रीम कोर्ट, कि वहां ईडी का गैर इस्तेमाल हो रहा है पीएमएलए को लेकर। अब ये जो आइडिया आई थी, ये कुछ कानूनी सलाहकारों ने विपक्ष के नेताओं को दी थी, तो वहां वो कम से कम तैयार हो गए एक साथ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। लेकिन वही 14 दल पार्लियामेंट में एक साथ बैठने के लिए न तैयार है, न ही साथ जाकर राष्ट्रपति के पास जाकर उनके दरवाजे पर खटखटाहट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कई दलों को लगता है कि हमें किसी दूसरे नेता पर इस समय विश्वास नहीं है, और राहुल गांधी भी तैयार नहीं है सभी को जाकर मिलकर उनसे बातचीत करना। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ये कहना बड़ा आसान है कि विपक्षी दल एक साथ आएंगे, लेकिन उनका स्वार्थ जो है उनको अलग अलग दिशाओं में ले जा रहा है। आई डोंट सी देम कमिंग टुगेदर ओवरनाइट, जिस तरह की बात हो रही। सदस्यता रद्द होने पर राहुल की ललकार, भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार। 2019 का ये मामला मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।